Yes. Yes. Bye. तो बच्चों सब कैसे हो सब कोई? कहाँ तक हमने पढ़ा? जल्दी। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे गेस्टाल्ट चिकित्सा, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने व्यवहार चिकित्सा ये सब खत्म कर लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं गेस्टाल्ट चिकित्सा, ठीक है। देखिए, जर्मन शब्द गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। समग्र मतलब होल, पूरा, मतलब पूरा, ठीक है। यह चिकित्सा फ्रेडरिक या फ्रिट्ज पल्स ने अपनी पत्नी लारा पल्स के साथ प्रस्तुत की थी, ठीक है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का उद्देश्य व्यक्ति की आत्म जागरूकता एवं आत्म स्वीकृति के स्तर को बढ़ाना होता है। सेवार्थी की शारीरिक प्रक्रियाओं और संवेगों जो जागरूकता को अवरुद्ध करते हैं को पहचानना सिखाया जाता है। चिकित्सा इसके लिए सेवार्थी को अपनी भावनाओं और द्वंद्वों के बारे में उसकी कल्पनाओं की अभिव्यक्त को प्रोत्साहित करता है। यह चिकित्सा समूहों में भी प्रयुक्त की जा सकती हैं। देखो, गेस्टाल्ट है ना, गेस्टाल्ट में हमेशा याद रखना, गेस्टाल्टवादी हमेशा कहते थे कि हम कोई भी चीज़ क्या होता है ना, उसके अंश में ना देखकर पूरा देखते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी व्यक्ति का क्या आप पर्टिकुलर आँख नाक मुँह थोड़ी ना देखते हो, सारा होल चेहरा आप देखते हो, है ना, इस तरह से। तो गेस्टाल्टवादी का ये कहना था कि कोई भी चीज़ें हम टुकड़ों टुकड़ों में ना बांटकर पूरा हम लोग समग्र रूप से सभी चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा। मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार हेतु दवाएं निर्दिष्ट की जा सकती हैं। मानसिक विकारों के उपचार के लिए दवाओं का नुस्खा एक अर्हता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी, जिसे मनोरोग विज्ञानी कहा जाता है, द्वारा लिखा जाता है। वे चिकित्सा परक डॉक्टर होते हैं जिन्हें मानसिक विकारों के ज्ञान, निदान और उपचार में विशेषज्ञता प्राप्त होती है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं गेस्टाल्ट, इतना तक ही था, इसके आगे गेस्टाल्ट नहीं है। अब जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कहने का मतलब एक थोड़ा सा उपचार डॉक्टरी के हिसाब से होगी। अब उपचार थोड़ा बहुत हम लोग दवा प्रयुक्त करेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे दवा कौन दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर को भी अधिकार होता है दवा देने का, लेकिन आप एक मनोवैज्ञानिक हैं, मतलब आपने सिर्फ मनोवैज्ञानिक को पढ़ा है, बशर्ते आप कभी भी किसी रोगी को दवा नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, हम मनोवैज्ञानिक अगर आगे चलकर अगर आप पीएचडी भी कर लेते हैं साइकोलॉजी से, तो भी अगर आप मनोवैज्ञानिक तो कहलाएंगे ही। अगर आपकी नियुक्ति किसी हॉस्पिटल में हो जाती है तो सिर्फ आप बातों से किसी का इलाज कर सकते हो, उस पर बिहेवियर थेरेपी लगा सकते हो, उस पर आप संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा दे सकते हो, गेस्टाल्टवादी चिकित्सा दे सकते हो, आप फ्रायड का फ्री एसोसिएशन या हिप्नोटिसिस आप दे सकते हो, लेकिन आप कभी भी दवा नहीं दे सकते हैं। दवा कौन देता है? जो साइकेट्रिस्ट होता है, मतलब उसको कहा जाता है मनःचिकित्सक, वही दवा देता है। वो पढ़ाई कब होती है? जो डॉक्टर की जो पढ़ाई करते हैं ना, एमबीबीएस, आप नाम सुने होंगे, एमबीबीएस। एमबीबीएस के बाद एक उन लोगों का एमएस पढ़ाई होता है, मास्टर ऑफ सर्जन, जिसको पीजी भी कहते हैं डॉक्टरी लाइन में। अगर वो साइकेट्री का ब्रांच चुनते हैं अच्छे मार्क्स लाने पर, तब जाकर उन्हें एक मनःचिकित्सा की पोस्ट दे दी जाती है। आप नहीं बन सकते, मतलब हम जो साइकोलॉजिस्ट जो पढ़े हैं, हम लोग दवा नहीं दे सकते। बस बातों के हम लोग धनी हैं, बातें हम लोग बातों से उपचार कर सकते हैं, लेकिन दवा नहीं दे सकते। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। किस प्रकार की दवा का उपयोग की जाएगी, यह विकारों की प्रकृति पर निर्भर करता है। तीव्र मानसिक विकृति, मनोविदलता और द्विध्रुवीय विकार में मनस्तापी विरोधी औषधियों की आवश्यकता होती है। सामान्य मानसिक विकार जैसे सामान्यीकृत दुश्चिंता, मतलब इसको कहा जाता है सिंपल एग्जाइटी, जनरल एग्जाइटी, ठीक है, या प्रतिक्रियात्मक अवसाद में भी
मृदुतर औषधियों की आवश्यकता पड़ सकती है। ये कह रहा है कि डिपेंड करता है आपकी बीमारी पर कि आपकी मनोदशा कितनी विकृत है, उसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, किसी को मेडिसिन देते हैं। ठीक है, ये कहता है मनोचिकित्सक। ठीक है, और उसमें 2 तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अगर आप सिजोफ्रेनिक हैं या आप बायोपोलर डिजीज़ से ग्रसित है, जैसे कि मनोविदलता और द्विध्रुवीय विकार। अगर इस तरह के अगर आपकी रोगी की पहचान हो गई है, तब आपको ये मेडिसिन दी जा सकती है, अन्यथा सिंपल चीज़ों में आपको दवा नहीं देती। डिप्रेशन में भी आपको दवा दी जाती है कि जितने एग्जाइटी, जितना चिंता आपको हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसको दवा कम करने के लिए आपको एक डिप्रेशन की भी दवा दी जाती है, एंटी डिप्रेशन दवा। ठीक है ना। मानसिक विकारों के उपचार के लिए निर्दिष्ट दवाओं के अनुषंगी प्रभाव भी होते हैं। ठीक है, प्रभाव भी होते हैं जिन्हें समझने और मॉनिटर करते रहने की ज़रूरत होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि दवाओं को उचित चिकित्सा परक परीक्षण में ही दिया जाए, यहाँ तक कि वे दवाएं जो एक सामान्य व्यक्ति परीक्षा के लिए जाकर पढ़ने के लिए उपयोग करता है या किसी पार्टी में चरम उत्तेजन प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है, उनके भी खतरनाक अनुषंगी प्रभाव हो सकते हैं। इन दवाओं की लत पड़ सकती है और ये शरीर तथा मस्तिष्क को क्षति भी पहुंचा सकता है। ठीक है, आपने चलचित्र मतलब सिनेमा में मानसिक समस्याओं से ग्रसित लोगों की बिजली का आघात देते हुए देखा गया है। अच्छा, आपने एक फिल्म देखी होगी जिस फिल्म का नाम है दिलवाले, जिसमें अजय देवगन को एक लड़की के जो मामा रहते हैं उसको जेल में उसको बहुत उसकी टॉर्चर की जाती है, उसे बहुत मारा जाता है अजय देवगन को, तो उसे भी एक बिजली का शॉक दिया जाता है उसके सर पे। वही बताने की मतलब कोशिश कर रहा है आपका एनसीईआरटी। तो क्या कह रहा है कि विद्युत आक्षेपी चिकित्सा मतलब इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी ईसीटी जैव आयुर्विज्ञान चिकित्सा का एक दूसरा प्रकार है। इलेक्ट्रोड द्वारा बिजली के हल्के आघात रोगी के मस्तिष्क में दिए जाते हैं जिससे आक्षेप उत्पन्न हो सके। जब रोगी के सुधार के लिए बिजली के आघात आवश्यक समझे जाते हैं तो ये केवल मनोरोग विज्ञानी के द्वारा ही मनोरोग विज्ञानी के द्वारा ही दिए जाते हैं। विद्युत आक्षेपी चिकित्सा एक नेमी उपचार नहीं है। यह तभी दिया जाता है जब दवाएं रोगी के लक्षणों को नियंत्रित करने में प्रभाव नहीं होती है। कहने का ये मतलब है कि आपको पहले दवा दी जाती है, दवा से कंट्रोल नहीं होता है, तब जाकर आपको एक शॉक थेरेपी दी जाती है। ठीक है, जो आपको बिजली का आघात। ठीक, अब देखिए ये है आपके मनोचिकित्सा के स्वास्थ्य लाभ में योगदान देने वाले कारक। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मनोचिकित्सा मानसिक कष्टों के उपचार हेतु हैं। ऐसे कई कारक हैं जो इस स्वास्थ्य के लाभ प्रक्रिया में योगदान देते हैं। इनमें से कुछ कारक निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य लाभ में एक महत्वपूर्ण कारक है चिकित्सक द्वारा अपनाई गई तकनीक तथा रोगी सेवार्थी के साथ इन तकनीकों का परिपालन। यह दुश्चिंतित सेवार्थी को स्वस्थ करने के लिए व्यवहार पद्धति और संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा शाखा अपनाई जाती है, जो विश्रांति की विधियां और संज्ञानात्मक पुनः संरचना तकनीक स्वास्थ्य में बहुत लाभ योगदान देती है। ठीक है, इसमें 2 पद्धति की पहचान कीजिएगा, एक व्यवहार पद्धति और एक संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सात्मक मैत्री में जो चिकित्सक एवं रोगी सेवार्थी के बीच में बनती है में स्वास्थ्य लाभ के गुण विद्यमान होते हैं, क्योंकि चिकित्सक नियमित रूप से सेवार्थी से मिलता है और उसमें क्या होती है बच्चों, तदनाभूति और हार्दिकता होती है। मतलब उसमें सिंपैथी, इम्पैथी और उसमें हार्दिकता की भावना होती है। ठीक है, चिकित्सा के प्रारंभिक सत्रों में जब रोगी सेवार्थी की समस्याएं की प्रकृति को समझने के लिए उसका साक्षात्कार किया जाता है, मतलब इंटरव्यू ली जाती है एक तरह से, तो वह स्वयं द्वारा अनुभव किए जा रहे संवेगात्मक समस्याओं को चिकित्सक के सामने रखता है। संवेगों को बाहर निकालने में इस प्रक्रिया को भाव विरेचन या कैथारसिस कहते हैं। याद है कैथारसिस, जो आपको हम लोगों ने पढ़ाया था, साइटोकोनिक, ये सब जो ये आपको किस में आएगा, आपके सिजोफ्रेनिया में ये सब चीज़ें उपयोग होती हैं। इसमें स्वास्थ्य लाभ के गुण को विद्यमान होते हैं। अब हम लोग आते हैं
मनोचिकित्सा से संबंधित अनेक अवशिष्ट कारक हैं। इनमें से कुछ कारक रोगी सेवार्थी से संबंधित बताए जाते हैं तथा कुछ चिकित्सक से। ये कारक अवशिष्ट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि मनोचिकित्सा की विभिन्न पद्धतियाँ विभिन्न रोगी सेवार्थी तथा भिन्न भिन्न मनोचिकित्सक के आर पार घटित होता है। रोगियों सेवार्थियों पर लागू होने वाले अवशिष्ट कारक हैं परिवर्तन के लिए अभिप्रेरणा, उपचार के कारण सुधार की प्रत्याशा इत्यादि। इन्हें रोगी चर मतलब पेशेंट वेरिएबल कहा जाता है। चिकित्सक पर लागू होने वाले अवशिष्ट कारक हैं सकारात्मक स्वभाव, अनसुलझे संवेगात्मक द्वंद्वों की अनुपस्थिति, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की उपस्थिति इत्यादि। यह चिकित्सक चर मतलब थेरेपिस्ट वेरिएबल कहा जाता है। इतना डिटेल समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ाया है वही काफ़ी है, ठीक है। अब देखो, मनोचिकित्सक नैतिक सिद्धांत। कुछ नैतिक मानक जिनका व्यवसायी मनोचिकित्सकों द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए वे हैं: सेवार्थी से सुविज्ञ सहमति लेना चाहिए, ठीक है। सेवार्थी को गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया है। व्यक्तिगत कष्ट और व्यथा को कम करना मनोचिकित्सक के प्रत्येक प्रयासों का लक्ष्य होना चाहिए। चिकित्सक सेवार्थी संबंध की अखंडता महत्वपूर्ण है। मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए आदर है और व्यवसायिक सक्षमता एवं कौशल के लिए आवश्यक है। अब आते हैं हम लोग वैकल्पिक चिकित्सा में, ठीक है। अब देखते हैं वैकल्पिक चिकित्सा क्या कहता है। इन्हें वैकल्पिक चिकित्सा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें पारंपरिक औषध उपचार या मनोचिकित्सा की वैकल्पिक उपचार संभावनाएं होती हैं। अनेक प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा जैसे कि योग, ध्यान, पंक्चर, वनौ औषधि उपचार इत्यादि, ये सब आपके योगा से रिलेटेड है, ठीक है। पिछले 25 वर्षों में मनोवैज्ञानिक कष्टों के लिए उपचार कार्यक्रम के रूप में योग एवं ध्यान ने सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त की है। मैं भी तुम्हें बताना चाहूँगी कि एक्सरसाइज जो होता है ना, एक्सरसाइज आपका योगा, आप वॉकिंग कर रहे हो 5 किलोमीटर रोज़ और कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को एक्टिव रखते हो मॉर्निंग के समय में, जैसे 5 किलोमीटर वॉकिंग करना, योगा करना, जिम जाना, अपने एक्सरसाइज करना, ये सही में मैं तुम्हें कहती हूँ कि ये तुम्हें माइंड को इतना फ्री रखेगा, इतना स्ट्रेस फ्री रखेगा कि तुम्हें कभी भी जीवन में दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं सही कह रही हूँ। अगर तुम लोगों ने अपनी अच्छी आदत एक शरीर में बना लेते हो, क्या कहते हैं, एक्सरसाइज का रोज़ 1 घंटा, मैं तुम्हें कहती हूँ कि तुम्हें कभी भी लाइफ में ना टेंशन नहीं होगा, तुम कभी भी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाओगे, कभी भी तुम मानसिक रोग तरह की कोई बीमारियाँ तुम्हारे करीब ही नहीं आएगी अगर तुम इसको अपना लो तो। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसे पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में विस्तृत रूप से बताया गया है, जैसे कि सामान्य आजकल योगा इसे कहा जाता है, ठीक है ना। ये कहाँ का मतलब भारतीय पद्धति जो हमारी है, जिसको पतंजलि के योग सूत्र के अष्टांग योग में योगा नाम का एक वर्ड आया है, जिसे आजकल हम लोग बहुत ही उपयोग ले रहे हैं। आशय केवल आसन या शरीर संस्थिति घटक अथवा श्वसन अभ्यास, प्राणायाम का नाम तुम लोग सुने होंगे, अथवा दोनों के संयोग से होता है। ध्यान का संबंध श्वास अथवा किसी वस्तु या विचार या किसी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करने के अभ्यास से है। जहाँ ध्यान केंद्रित किया जाता है, विपश्यना ध्यान, जिसे सतर्कता आधारित ध्यान के भी नाम से जाना जाता है, में ध्यान को बांधे रखने के लिए कोई नियुक्त वस्तु या विचार नहीं होता है। व्यक्ति निष्क्रिय रूप से विभिन्न शारीरिक संवेदनाओं एवं विचारों जो उसकी चेतना में आते रहते हैं का प्रेक्षण करता है, ठीक है। तीव्र गति से श्वास लेने की तकनीक जो अत्यधिक वायु संचार करती है, जो सुदर्शन क्रिया योग में प्रयुक्त की जाती है, लाभदायक, कम खतरे वाली और कम खर्च वाली तकनीक है। यह दबाव मतलब प्रेशर, दुश्चिंता, एग्जाइटी, अभिघातज उत्तर दबाव मतलब आपका पोस्ट ट्रॉमेटिक, जो हम लोग PTSD पढ़े थे ना, याद है, PTSD यही पढ़े थे ना हम लोग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, और आपका क्या है, हाँ, तो इससे टेक्निक, तो इससे क्या हो जाता है आपका कि आप क्या कर रहे हो, जो PTSD
आप जो हम लोग पढ़े हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। एक बार और बोलना तुम लोग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसी को हिंदी में कहा जाता है क्या, कहा गया अभिघातज उत्तर दबाव विकार। मतलब आपके लाइफ में जो कुछ घटना हो चुकी है उस घटना से आपको क्या प्रभाव पड़ा है आपके मन पे, आपके मानसिक पे, तो उसी से जो आपके विकार उत्पन्न हो रहे हैं, जो आप अवसाद की तरफ, डिप्रेशन की तरफ, चिंता की तरफ, ठीक है, तो इसी को कहा गया है कि इसे योगा से भी इसको कम किया जा सकता है। ठीक है, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, अपराधियों को पुनः स्थापना के लिए उपयोग। ठीक है, चलिए अब देखेंगे ये सुदर्शन क्रिया योग का उपयोग सामूहिक विपदा के उत्तरजीवियों में अभिघातज उत्तर दबाव विकास को समाप्त करने के लिए एक लोक स्वास्थ्य हस्तक्षेप तकनीक के रूप में किया जाता है। योग विधि कुशल क्षेम, भाव दशा, ध्यान, मानसिक केंद्रीयता तथा दबाव सहिष्णुता को बढ़ाती है। एक कुशल योग शिक्षक द्वारा उचित प्रशिक्षण तथा प्रतिदिन 30 मिनट तक का अभ्यास इसके लाभ को बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, जिसको सिंपल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, ये आपका अभी कहाँ पे है, ये बेंगलोर में है। ठीक है, बेंगलोर में है। ठीक है, ये क्या है कि भारत में किए गए शोध ने प्रदर्शित किया है कि सुदर्शन क्रिया योग अवसाद को, मतलब डिप्रेशन को कम करता है। इनके अलावा मध्यव्यसनी रोग, मतलब जो अल्कोहल, मतलब जो शराब के जो आदी होते हैं, क्रिया का योग अभ्यास करते हैं, उनके अवसाद मतलब डिप्रेशन, दबाव एवं प्रेशर स्तर में कमी पाई गई है। ठीक है, अनिद्रा मतलब नींद की कमी का उपचार योग से किया गया है। योग नींद आने की अवधि को कम करता है तथा निद्रता की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मतलब आपकी जो सोने की जो कला है, जो सोने का जो प्रॉब्लम है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। अमेरिका में सिखाया जाने वाला कुंडलिनी योग मानसिक विकारों के उपचार में प्रभाव, मतलब सोचो कि हमारा योग अमेरिका में भी सिखाया जा रहा है। अरैखिक विज्ञान, द इंस्टीट्यूट फॉर नॉन लाइनियर साइंस, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, सैन डिएगो, अमेरिका ने पाया है कि कुंडलिनी योग मनोग्रहित बाध्यता, जो हम लोग पढ़े ना, ऑब्सेशन कंपल्सन, ओसीडी, विकार के उपचार में प्रभावी है। कुंडलिनी योग में मंत्रों के उच्चारण के साथ श्वसन तकनीक या प्राणायाम को संयुक्त किया जाता है। किसमें, कुंडलिनी योग में तुम जब योग करते हो तो तुम मंत्रों का उपयोग करते हो, उच्चारण करते हो। अवसाद की पुनरावृत्ति, घटना की रोकथाम, सतर्कता आधारित ध्यान या विपसेना के द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार ध्यान रोगियों को अपने सांवेगिक उद्दीपकों को बेहतर प्रक्रमण में सहायता करेगा। इसलिए इन उद्दीपकों के प्रक्रमण में पूर्वाग्रह को रोकेगा। पूर्वाग्रह पता है क्या होता है? पूर्वाग्रह आपके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाई होगी। पूर्वाग्रह मतलब होता है एक आपकी ऐसी नकारात्मक सोच जो किसी खास वर्ग के प्रति आपके अंदर पाई जाती है। जैसे कि बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे कि नेगेटिव आपकी धारणा क्या बनाते हो गांव में कि मतलब वो एक क्या कह सकते हैं हम उसको, वो उस जाति से बिलोंग करता है इसीलिए वो ऐसा है। हम लोग एक बनाते हैं ना इस तरह का जो पूर्व धारणा, वो मतलब दूसरे देश के तो लोग ऐसे ही होते हैं। तो ये तरह की जो भावना हम लोग बनाते हैं, ये होता है हमारा पूर्वाग्रह। ठीक है, अब देखेंगे, एक सेकेंड। मानसिक रोगियों का पुनः स्थापना। मनोवैज्ञानिक विकारों के उपचार के दो घटक होते हैं, अर्थात लक्षणों में कमी आना तथा क्रियाशीलता या जीवन की गुणवत्ता के स्तर में सुधार लाना। कम तीव्र विकार जैसे सामान्यकृत दुश्चिंता, प्रतिक्रियात्मक अवसाद या दुर्भीति के लक्षणों में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार संबंधित है, जबकि मनोविदलता जो बहुत गंभीर बीमारी है, गंभीर मानसिक विकारों के लक्षण में कमी आना जीवन की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नहीं हो सकती।
मनोविदलता जो सिजोफ्रेनिया है वो गंभीर बीमारी है। हमको नहीं लगता है कि आप योगा से उसको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। कई रोग नकारात्मक लक्षणों से ग्रसित होते हैं, जैसे काम करने या दूसरे लोगों के साथ अन्योन्य क्रिया में अनाभिरुचि तथा अभिप्रेरणा का अभाव। इस तरह के रोगियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है। पुनः स्थापना का उद्देश्य रोगी को सशक्त बनाना, जिससे जितना संभव हो सके वह समाज का एक उत्पादक सदस्य बन सके। पुनः स्थापना में रोगियों को व्यावसायिक चिकित्सा, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। व्यावसायिक चिकित्सक में रोगियों को मोमबत्ती बनाना और कागज की थैली बनाना, कपड़ा बुनना सिखाया जाता है, जिससे वे एक कार्य का अनुशासन बना सके। भूमिका निर्वाह, अनुकरण, भूमिका निर्वाह मतलब इसको रोल प्ले कहा जाता है कि कोई आप जो रोल उसका कर रहे हैं जो उस रोल के लिए संबंधित व्यक्ति का, जैसे कि एक गरीब आदमी का आपको रोल करना है, तो उस गरीब आदमी को कहीं ना कहीं आप जानोगे तभी तो उसका तुम रोल प्ले कर रहे हो, है ना। और अनुकरण मतलब होता है कि किसी को मॉडल बना लेना अपने आप को, कि शाहरुख खान ऐसा इंसान है, मुझे भी उसके जैसा बनना है, ठीक है। और अनुदेशों के माध्यम से रोगियों को सामाजिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कि वो अंतर्वैयक्तिक कौशल विकसित कर सके। इसका उद्देश्य होता है कि रोगी को सामाजिक समूह में काम करना सिखाना। संज्ञानात्मक पुनः प्रशिक्षण मूल संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं जैसे कि अवधान मतलब अटेंशन, स्मृति मतलब मेमोरी, अधिशासी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए दिया जाता है। जब रोगी में पर्याप्त सुधार आ जाता है तो उससे व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उत्पादक रोजगार प्रारंभ करने के लिए आवश्यक कौशलों के अर्जन में उसकी मदद की जाती है, ठीक है। तो फाइनली हम लोगों ने अपना ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है, ठीक है। प्रमुख पद जो इसका था ये आपका वैकल्पिक चिकित्सा था, व्यवहार चिकित्सा था, जैव आयुर्विज्ञान, सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा था, फिर आपका संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा, तदनुभूति था, ठीक है। ये सब आप गेस्टाल्ट चिकित्सा, मानवतावादी चिकित्सा, मनोगतिक चिकित्सा, मनश्चिकित्सा, पुनः स्थापना, प्रतिरोध, अन्यारोपण, असर्थ, ठीक है। अब देखिए व्यवहार चिकित्सा में हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका है, बहुत से हमारे मतलब इससे संबंधित थे, है ना। अब इसमें सेवार्थी केंद्रित चिकित्सा जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी थी। मानवतावादी चिकित्सा में बहुत से नाम आएंगे, जिसमें नाम सबसे ज़्यादा आएगा आपका कार्ल रॉजर्स, और एक और नाम आएगा आपका किसका, अब्राहम मैस्लो का, ठीक है। मनोगतिक चिकित्सा में बस एक सिंपल सा नाम फ्रायड का, ठीक है। अब आपके असर्त में ये इसका नाम आएगा आपका कार्ल रॉजर्स का, इसको कहा जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड्स, कार्ल रॉजर्स, ठीक है। तो इस तरह से हैं। अब इसके आपके क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा दिया है, बस आपको किताब का पन्ना पलटना है और अपने सुनहरे अक्षरों में इन सब चीज़ों को लिखना है, ठीक है। ये चैप्टर ख़त्म होती है। अब अगली बार से हमारा चैप्टर 6 शुरू होगा, ठीक है, अभिवृत्ति एवं सामाजिक संज्ञान। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाना एक सबसे अच्छा चीज़ है, ठीक है। वीकेंड म्यूजिक फेस्टिवल के लिए Nah, Amazon.